हासिल क्या करना चाहते हैं, जानना क्या चाहते हैं? क्या ये जासूसी का एक तरीका है? क्या आपका सारा डेटा सरकार के पास चला जाए? सरकार कह रही है मकसद आपको साइबर फ्रॉड से बचाना था। ऐप की किसी फंक्शनलिटीज को डिसेबल नहीं कर सकते, आपको इंश्योर करना है। सवाल आता है कि कई लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, ये सरकार ने चूंकि जैसा कि आपने बोला चोरी पकड़ ली इसलिए पर अमित जी इसमें सवाल फिर ये उठ रहा है कि विपक्ष कह रहा है तो फिर एप्पल ने मना क्यों कर दिया अगर ये इतना ही सेफ ऐप था? इसलिए मना नहीं किया कि सिक्योरिटी का कोई कंसर्न था। यदि सिक्योरिटी का कोई कंसर्न हो तो पुलिस थाने जाने के बजाय, चक्कर काटने के बजाय तुरंत आप संचार साथी पे जाएं, रिपोर्ट कर दें। आप हमारे देश में जहां साइबर फ्रॉड इतना ज्यादा बढ़ गया है, एक एप्लीकेशन आपको साइबर फ्रॉड से कैसे बचा सकती है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। बात करेंगे एक ऐसे एप्लीकेशन की जिसे डाउनलोड करना है या नहीं करना है, इसे लेकर इस वक्त भारत में बवाल मचा हुआ है। बवाल इतना ज्यादा है कि संसद तक यह मुद्दा पहुंच गया। पहले सरकार ने कहा था कि संचार साथी ऐप को डाउनलोड करना आपके फोन में यह आएगा, यह जरूरी हो गया है। फोन कंपनियों को निर्देश दे दिए गए कि आप जो नए हैंडसेट बिकेंगे उसमें ये प्री इंस्टॉल्ड, पहले से इंस्टॉल किया हुआ होना चाहिए। जो ऑलरेडी मार्केट में हैंडसेट हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट कर दीजिए और उसके जरिए इस एप्लीकेशन को डाल दीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का ऑर्डर तो यही कहता था, लेकिन जब संसद में बवाल मचा, सरकार ने कहा कि आपको विपक्ष ने कहा कि आपको हमारा कैमरा एक्सेस, हम किससे बात कर रहे हैं, एसएमएस क्या आ रहे हैं, आपको हमारे फोन में घुसने की इतनी जल्दबाजी क्यों है? आप हासिल क्या करना चाहते हैं, जानना क्या चाहते हैं? क्या ये जासूसी का एक तरीका है? क्या आपका सारा डेटा सरकार के पास चला जाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल उठे और फिर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह ऑर्डर अब वापस लिया जा रहा है। यह वैकल्पिक ऐप है, आपको अपने फोन में इंस्टॉल करना है तो कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। हमारा मकसद जासूसी करना नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि यह हमारी जीत है, हमने सरकार की चोरी पकड़ ली, जासूसी पकड़ ली, इसीलिए ये पीछे हट रहे हैं। सरकार कह रही है मकसद आपको साइबर फ्रॉड से बचाना था। तो क्या मकसद वाकई साइबर फ्रॉड से बचाना है, या जैसा विपक्ष कह रहा है कि क्योंकि हमने इतना बवाल किया इसलिए सरकार को पीछे हटना पड़ा, चोरी पकड़ी गई है? इस पर बात करने के लिए साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे साहब हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित जी, और बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप कल से लगातार इन सवालों के जवाब दे रहे हैं और इसीलिए हम देख रहे हैं कि गूगल पर टॉप ट्रेंड कर रहा है इस वक्त संचार साथी ऐप। थोड़ा सा लोगों को और जानकारी चाहिए विपक्ष के आरोपों को, क्योंकि विपक्ष कह रहा है देखिए हमारी जीत है। अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था, अगर आप वाकई जासूसी नहीं करना चाह रहे थे तो फिर आपने आदेश वापस क्यों ले लिया? आपके आदेश में तो साफ तौर पर लिखा हुआ था कि जरूरी है, कंपलसरी है, हटा भी नहीं पाएंगे, परमिशन रोक भी नहीं पाएंगे। अब तो आपको पीछे हटना पड़ गया, मतलब हमने आपकी चोरी पकड़ ली। नहीं सर, ऐसा नहीं था। आप आदेश को दोबारा पढ़िए तो मैं समझा पाऊंगा कि आदेश क्या कह रहा था और कम्युनिकेशन गैप कहाँ क्रिएट हुआ। आदेश ने ये कहा था सारे मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को कि इस ऐप को एज एन इनबिल्ट प्री इंस्टॉल्ड ऐप दिया जाए लोगों को, जो भी नए मॉडल आ रहे हैं फोन के उसमें। और यदि आप ऑलरेडी फोन यूज कर रहे हैं तो उसमें आप पैच अपडेट के थ्रू इस ऐप को डाला जाए। ये दो रिक्वेस्ट थी। फिर उसमें एक लाइन लिखी गई थी कि इसकी कोई भी फंक्शनलिटीज को आप डिसेबल नहीं कर सकते। इस ऐप की किसी फंक्शनलिटीज को डिसेबल नहीं कर सकते, आपको इंश्योर करना है कि वो फंक्शनलिटीज चलती रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि यूजर उसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकता। ये इंस्ट्रक्शन ओईएम के लिए है, ये इंस्ट्रक्शन एंड यूजर के लिए नहीं है। अब वो क्यों है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि अलग अलग फोन मैन्युफैक्चरर ई कॉमर्स इंटरेस्ट से भी, और कई बार टेक्निकल, क्योंकि उनके पास अलग अलग वर्जन होते हैं हार्डवेयर के, कई सारे फंक्शनलिटीज का एक्सेस डिसेबल कर देते हैं। जैसे उन्होंने कहा IMEI एक्सेस नहीं देंगे, SMS एक्सेस नहीं देंगे, या कोई ऐसी चीज है जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है पर वो ब्लॉक कर देंगे, और उस आप जब पैसा दोगे तभी देंगे, ऐसा इंटरेस्ट उनका होता है। तो वैसा किसी रीजन ना हो जाए और ऐप की कोई फंक्शनलिटीज काम ही ना करे, ये चीज इंश्योर करने के लिए उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि सारी फंक्शनलिटीज चलती रहनी चाहिए। आप कोई भी फंक्शनलिटीज डिसेबल नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज कि उसके थ्रू आपको कुछ पैसे वैसे की एक्सपेक्टेशन या कोई और रीजन है, फॉर व्हाटएवर रीजन। अब जो फंक्शनलिटी डिसेबल की चीज थी उसमें आप पढ़ लीजिए दोबारा नोटिस को, उसके लोगों ने समझा कि आप डिसेबल ही नहीं कर सकते या अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। वो अनइंस्टॉल वाला जो वर्ड कहीं से आ गया और उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन मंत्री जी को देना पड़ा कि नहीं नहीं, उसको अनइंस्टॉल तो किया जा सकता है। और ये मैं कल सुबह से ही बोल रहा था कि अनइंस्टॉल तो आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब दो तरह की ऐप होती है आपके फोन के अंदर, एक वो जो ओएस का पार्ट बन जाती है, उनको अनइंस्टॉल आप नहीं कर सकते। वो आप कोई भी फोन खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप आती हैं और उनको आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाते क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। जो थर्ड पार्टी ऐप है जो आप बाद में इंस्टॉल करते हैं वो आप अनइंस्टॉल कर पाते हैं। ये वो ऐप है जो आप बाद में इंस्टॉल कर रहे हैं।
प्री इंस्टॉल है पर वो ओएस का पार्ट नहीं है, इस वजह से इसको अनइंस्टॉल किया जा सकता है। सिंपल सा टेक्निकल रीजन। अब सवाल आता है कि कई लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये सरकार ने चूंकि जैसा कि आपने बोला चोरी पकड़ ली इसलिए ऐसा कहा। यदि ऐसा था तो फिर आप प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पे देख लीजिए कि जो पहले था वो याद है। जैसे कि आपने यदि चेक करना है कि कोई भी ऐप आपके फोन से क्या क्या डेटा ले रही है, तो इसके लिए सर एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, आप वो चेक करके खुद ही चेक कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर जिस भी ऐप के बारे में आप ये जानना चाहते हैं उसको सर्च करें, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, सिग्नल हो, टेलीग्राम हो या संचार साथी हो। आप संचार साथी सर्च कर लें, संचार साथी के आइकन खुल जाएगा प्ले स्टोर पर। ये गूगल का प्ले स्टोर है, सरकार का नहीं है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा डेटा सेफ्टी। डेटा सेफ्टी को क्लिक करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा सी डिटेल। उस सी डिटेल्स को आप चेक करेंगे तो वहां पर आपको ये बताया जाएगा कि ये ऐप आपके फोन से क्या क्या डेटा कलेक्ट करेगी। जब आप संचार साथी का सी डिटेल्स देखेंगे तो वो क्लियरली बोल देता है कि संचार साथी ऐप आपके फोन से कुछ भी कलेक्ट नहीं करती है, कुछ भी कलेक्ट नहीं करती है। और ऐसी रेयर ऐप होती है सर जो कुछ ना कलेक्ट करे, क्योंकि जो फ्री ऐप होती है वो हमेशा डेटा से मोनेटाइज करती हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो डेटा लेंगी। पर चूंकि गवर्नमेंट ऐप है उनको आपके डेटा से इंटरेस्ट है ही नहीं, इसलिए उसमें क्लियरली ये ना सिर्फ, और ये चीज गूगल खुद टेस्ट करता है, ये ऐसा नहीं कि लिख दिया तो हो गया। गूगल इस चीज को पूरी तरह वेरीफाई करता है, तभी आप प्ले स्टोर पर ऐप डाल पाते हो कि आप क्या क्या ले रहे हो। और यदि आप ले रहे हो तो वो नीचे लिख देता है कि देखो ये ले रहे हैं, अब आपको यूज करना है तो कर लो। गूगल ने खुद टेस्ट किया। पर अमित जी इसमें सवाल फिर ये उठ रहा है कि विपक्ष कह रहा है तो फिर एप्पल ने मना क्यों कर दिया? अगर ये इतना ही सेफ ऐप था तो एप्पल ने मना क्यों कर दिया? एप्पल को ऐसा लगा होगा कि आप ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, और एप्पल सिक्योरिटी के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट उसके नियम कानून है, वो नहीं मान रहा आपकी बातों को। एप्पल ने सर इसलिए मना नहीं किया कि सिक्योरिटी का कोई कंसर्न था। यदि सिक्योरिटी का कोई कंसर्न होता तो ऐप इस ऐप को ऐप स्टोर पर आने ही नहीं देता। आप जानते हो आप ऐप स्टोर पर ऐप डाल भी नहीं सकते यदि आपकी ऐप इनसिक्योर है तो। यदि कोई सर्वेलेंस फीचर है उसमें, आप प्ले स्टोर ऐप स्टोर अलाउ नहीं करेगा, आप डाल ही नहीं पाओगे। कई सारे लोग हैं जो डेली मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ऐप को एप्पल ने डिसेबल कर दिया या हटा दिया या वो नहीं अलाउ कर रहे हैं क्योंकि उसमें कोई एक छोटा सा एक्सेस हमने ले लिया। वो छोटी छोटी चीज को इतनी बारीकी से चेक करते हैं। और एप्पल के केस में आप जाके एप्पल में भी देख लीजिए, जहां संचार साथी पड़ा ऐप स्टोर में, वहां पे सिर्फ 2 परमिशन दी है एप्पल ने, एक आपके कैमरे की और दूसरा आपके फोटो एंड वीडियो की। इसके अलावा कोई परमिशन दी भी नहीं है एप्पल ने। तो एप्पल मना करने का तो कोई सवाल नहीं है। अब एप्पल प्री इंस्टॉल्ड इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि एप्पल की कॉमर्स इंटरेस्ट है। एप्पल कहता है प्री इंस्टॉल्ड मैं करूंगा तो मेरा तो बिजनेस है, वही तो मेरा बिजनेस है, मैं ऐसे कैसे कर दूं? मैं जो बाकी ऐप कर रहा हूं उसमें अरबों कमा रहा हूं, मैं अरबों का नुकसान कैसे कर लूं? सिर्फ क्योंकि आप एक सुरक्षा देना चाहते हो तो वो यानी ये समझने में कमी हुई है। एप्पल ने अपने ऐप स्टोर पर तो रखा है ऐप को, आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी इच्छा से, प्री इंस्टॉल्ड नहीं देगा, यानी पहले से फोन में इंस्टॉल होकर नहीं आएगी, बस इतना फर्क है। बिल्कुल। यदि वो ऐप खतरनाक होती या वायरस होती या सर्वेलेंस करती तो ऐप स्टोर पर कैसे चली जाती? एप्पल अलाउ कर देता, तब रोक देता। वो कहता नहीं नहीं हम इसको ऐप स्टोर पर भी डाल सकते, तभी सवाल खड़े कर देता। पर वहां तो कोई दिक्कत नहीं उन्हें। दिक्कत तब है जब वो प्री इंस्टॉल्ड है। क्यों? क्योंकि तब उनका बिजनेस हैम्पर कर रहा है। ये एक रीजन है। लेकिन मैं और भी बता दूं आपको चीज। अब लोग सवाल करेंगे कि सब जब कोई डेटा आप कलेक्ट कर ही नहीं रहे हो, हाँ, तो फिर आप परमिशन क्यों ले रहे हो? फिर आप कैमरे की परमिशन ले क्यों रहे हो? फिर आप एसएमएस परमिशन क्यों ले रहे हो? फिर आप कॉल लॉग परमिशन क्यों ले रहे हो? इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए इस ऐप का जो फीचर है वो है रिपोर्टिंग। मेजर जो फीचर है, जब आपको कोई इंटरनेशनल नंबर से बार बार कॉल कर रहा है या नेशनल नंबर से बार बार कॉल कर रहा है और परेशान कर रहा है, इसमें एक बड़ा पावरफुल फीचर है। आप वहां पर जाकर रिपोर्ट कर दें कि देखिए नंबर मुझे परेशान कर रहा है, वो नंबर ब्लॉक हो जाएगा। पर वो नंबर ऐसे आप किसी का भी ब्लॉक ना करा दें, आपके कॉल लॉग में जाके ये ऐप चेक करेगी कि वाकई ये आदमी आपको परेशान कर रहा है, क्या इसने वाकई आपको 10 कॉल किए, और आपको कॉल लॉग में वो दिख जाएगा। तो वो वैलिडेशन के लिए कॉल लॉग का एक्सेस उस समय लेगा जब वो आप रिपोर्ट कर रहे हो। आपने कहा कि मुझे क्यूआर कोड रिपोर्ट करना है क्योंकि वो फ्रॉड है, तो आप क्यूआर कोड की पिक्चर लोगे ना, उस पिक्चर के लिए कैमरे का एक्सेस दिया जाएगा। आपने कहा मुझे एक एसएमएस पर अनसॉलिसिटेड कम्युनिकेशन है, तो आप वो एसएमएस का एक्सेस दोगे ना कि भाई एसएमएस आया है, यहां से आया है। आप कई बार क्या होता है कॉपी करके कंटेंट चेंज हो जाता है, इसलिए आपको एज इट इज एक्सेस देना पड़ता है कि भाई जो भी ऐप है वो इस एसएमएस को पढ़ ले या मैसेज को पढ़ ले या ईमेल को पढ़ ले। ये रीजन है कि ये एक्सेस उस समय दिया जाएगा जब आप रिपोर्ट करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेटा कलेक्ट कर रही है, पढ़ रही है। यदि ऐसा होता तो वो प्ले स्टोर पर साफ साफ बोल देता गूगल, या ऐप स्टोर पर एप्पल भी बोल देता। इसलिए ये दोनों चीजें अलग हैं। परमिशन इसलिए दी जाती है ताकि आपके लिए कन्वीनियंस हो। और एक और चीज, ये जितनी भी परमिशन है ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है।
आप यदि कहते हैं कि नहीं मुझे कैमरे से नहीं क्यूआर कोड देना, मैं तो फाइल अपलोड कर देता हूं, तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कैमरे का एक्सेस मत दो, तब भी आप ऐप यूज कर सकते हो। आपको जो क्यूआर कोड रिपोर्ट करना है उसको आप इमेज को अपलोड कर देना। दूसरी चीज, यदि आप ऐप इस्तेमाल ना भी करना चाहो तब भी आप संचार साथी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए वेबसाइट है sancharsathy.gov.in। ये ऑलरेडी 2022 से चल रही है और इसमें सारे फीचर हैं, इसमें कोई ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। ऐप इसलिए दिया गया क्योंकि हम संचार साथी पोर्टल को पिछले 3 साल से इतना प्रमोट कर रहे हैं, उसके बावजूद लोगों को पता ही नहीं है कि यदि आपका फोन चोरी हो जाए तो पुलिस थाने जाने के बजाय, चक्कर काटने के बजाय तुरंत आप संचार साथी पे जाएं, रिपोर्ट कर दें। आप क्योंकि अब फायदे गिनवा रहे हैं तो मैं थोड़ा सा अलग प्रश्न में उसको लेना चाहता हूं, फायदों को। अब तक तो हमने बात की, नुकसान कोई नहीं है आपका, खतरा कोई नहीं है, जासूसी नहीं हो रही है, बिल्कुल आप चाहें तो इसे इंस्टॉल करें, आपका डेटा कोई सरकार लेकर नहीं जा रही है, आप सर्विलांस स्टेट में नहीं जी रहे हैं। अब मैं आता हूं उस मुद्दे पर जिसकी आपने अभी चर्चा की आखिरी लाइन में, फायदा क्या है, सरकार क्यों चाहती है कि आपके फोन में ये हो? सरकार कह रही है आपको साइबर फ्रॉड से बचाना है। तो अमित जी से मेरा प्रश्न यह है कि हमारे देश में जहां साइबर फ्रॉड इतना ज्यादा बढ़ गया है, एक एप्लीकेशन आपको साइबर फ्रॉड से कैसे बचा सकती है? अगर कोई उदाहरण देकर आप समझा सके, क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके के साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, अगर आप उदाहरण के माध्यम से समझा सके तो हम सब ये समझ जाएंगे कि सरकार का मकसद क्या है, आप कैसे बचेंगे साइबर फ्रॉड से। बिल्कुल विशाल जी, और ये बड़ा रिलेवेंट सवाल है क्योंकि ये कंसर्न है लोगों का। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इससे आपको मदद मिलेगी। पहली चीज, या तो आपके संग साइबर क्राइम हो गया है या साइबर क्राइम के सिम्टम दिख गए आपको कि कॉल आ रहा है। अब क्या होता है कि हर दिन I4C के पास 25 से 30,000 40,000 कंप्लेंट आती है। आप उम्मीद करते हो कि सारी कंप्लेंट वही वाली कंप्लेंट है जहां क्राइम हो गया, सरकार इन्वेस्टिगेट करेगी और आपको रिलीफ पहुंचाएगी, जो बड़ी लार्ज संख्या है। पुलिस वाले हमेशा ओवरलोडेड है। तो साइबर क्राइम रोकने का एक ही तरीका है कि प्रोएक्टिवली ब्लॉकिंग हो जाए, इससे पहले कि क्राइम हो हम पहले ही एक्शन ले लें। ये है प्रोएक्टिव एक्शन के लिए है। जैसे किसी भी साइबर क्राइम को करने के लिए 3 चीजें चाहिए क्रिमिनल को, सिम कार्ड चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए और बैंक अकाउंट चाहिए। आप जब क्रिमिनल सिम कार्ड यूज करता है तो वो 1 हफ्ते 4 हफ्ते 2 महीने इस्तेमाल करता है, फिर ब्लॉक कर देता है। वो 4 हफ्ते में हजारों लोगों को लूटता है। यदि किसी पहले व्यक्ति को लूटा गया होता और वो व्यक्ति रियल टाइम में उसी समय रिपोर्ट कर दे, क्योंकि संचार साथी में ऑप्शन है, तो बाकी लोग लुटेंगे ही नहीं। वो नंबर उसी समय ब्लॉक हो जाएगा, वो कॉल ही नहीं कर पाएगा। उसने दूसरा नंबर लिया, वो ब्लॉक हो जाएगा। ये जो फास्ट मूवमेंट है, जो एक्शन है, इससे क्या होगा कि आगे का क्राइम रुक जाएगा। आपको एक बैंक अकाउंट में पैसा डाला, आपको समझ आएगा ये तो फ्रॉड था, आपने उसको रिपोर्ट कर दिया, वो बैंक अकाउंट तुरंत ब्लॉक हो गया। अब आगे लोगों के लिए वो यूज ही नहीं हो पाएगा। अब क्रिमिनल परेशान है, उसको अब नया बैंक अकाउंट चाहिए, तुरंत नया नंबर चाहिए। वो इतनी जल्दी जल्दी कितने नंबर या कितने बैंक अकाउंट क्रिएट कर लेगा यदि आपने उनकी वो सपोर्ट सिस्टम तोड़ दिया। क्या डिजिटल अरेस्ट में ये काम आ सकता है? डिजिटल अरेस्ट में बिल्कुल सर, डिजिटल अरेस्ट की जितने भी केसेस हैं, यदि पहले केसेस में रिपोर्टिंग बड़ी अच्छी हो जाती तो बाकी के लोग ट्रैप होते नहीं। सवाल यह है कि एक आपको पता है कि डिजिटल अरेस्ट के केसेस जब मेरे पास आए इन्वेस्टिगेशन में, एक विंग कमांडर है, उनके पैसे निकले थे, हमने क्लेम किया उनके पैसे की रिकवरी के लिए, तो उस अकाउंट पर जो बैंक अकाउंट है 6 और लोगों का क्लेम था। मतलब एक ही अकाउंट में 6 लोगों से पैसे डलवाए गए। यानी अगर पहली बार में ही उसका रिपोर्ट हो जाता तो बाकी के 5 लोग बच जाते, आप ये कह रहे हैं? बच जाते सर, वो अकाउंट यूज नहीं हो पाता, बात खत्म। ये इतना सिंपल सा लॉजिक है। आप कम्युनिटी जब तक ड्राइव नहीं करेगी ना इस चीज को, साइबर क्रिमिनल की कमर नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि इतने नंबर्स पे केसेस आ रहे हैं कि आप पुलिस तो उम्मीद करते हैं कि वो तुरंत जाके पकड़ ले, वो संभव नहीं होता है। वैसे मैं एक अलग प्रश्न भी पूछना चाह रहा हूं आपसे। वैसे हमारे देश में साइबर क्राइम अगर आपके साथ हो गया, क्या हमारे जो साइबर थाने हैं उनके पास वो क्षमता, वो इक्विपमेंट, वो टेक्नोलॉजी, वो एक्सपर्ट्स हैं कि आपका गया हुआ पैसा वो वापस ला सके? क्योंकि ज्यादातर केसेस में होता यह कि आपके साथ जो फ्रॉड हो गया सो हो गया, बहुत ज्यादा आपकी मदद की नहीं जा पाती है। क्या ये बात सही है? हमारे पास उतने एक्सपर्ट्स और उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है क्या? मैं सर इसका आंसर थोड़ा घुमा के देता हूं। हमारे एक्सपर्ट को छोड़ दीजिए, यदि आपके संग पैसा गया और यदि इंडियन पुलिस उसको वापस नहीं ला पा रही है, तो फिर एफबीआई भी नहीं ला पाएगी, फिर सीआईए भी नहीं ला पाएगी, फिर जीएससी-एचक्यू भी नहीं ला पाएगी, फिर मोसाद भी नहीं ला पाएगी। यदि वो नहीं ला पा रही है तो फिर कुछ ऐसा सिस्टम है कि कोई भी नहीं ला सकता, ये मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं। और यदि ला सकते हैं तो फिर पुलिसिंग इतनी स्ट्रांग है कि ला पा सकती है। प्रॉब्लम कहां होती है मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ही मेरे पास रिपोर्ट आता है, मैं उस नंबर का केवाईसी चेक करता हूं जिसने आपको कॉल किया था। लोग कहते हैं साहब वो तो बात कर रहा है, वो तो अभी व्हाट्सएप पे है, वो तो अभी पकड़ लो उसको जाके। मैंने कहा चलो मैं पकड़ लेता हूं, आप मेरे साथ चलिए, अरेस्ट करके लाते हैं अभी।
सबसे पहले केवाईसी देखते हैं उस नंबर का, तो वो उड़ीसा के किसी किसान के नाम पर होता है, इसको पता ही नहीं कि उसके नाम पे सिम चल रहा है। उसका बैंक अकाउंट देखते हैं साहब, जहां पैसा गया वो वेस्ट बंगाल के सब्जी वाले का नाम पर है, उसको भी नहीं पता कि उसके नाम पे अकाउंट खुला हुआ है। फिर अपना फोन देखते हैं, भैया फोन कौन सा था, तो उसका IMEI चोरी का है, वो तो किसी चोरी का फोन यूज कर रहा है। ना उस व्यक्ति के नाम पर सिम है, ना बैंक अकाउंट है, ना फोन है उसका, तो उस बंदे को ढूंढेंगे कैसे? अब आती है उसकी लोकेशन, लोकेशन तो ये है, पकड़ लो वहां जाके। तो बैठा थोड़े ना रहेगा जब तक मैं वहां जाऊंगा पकड़ने, और वो एक ही लोकेशन से बैठ के हर दिन थोड़ा लूट रहा है लोगों को। वो घर से निकलता है, खेत में जाता है, 150 किलोमीटर दूर कहीं बैठ के कॉल कर रहा है, आपको लूट रहा है, उसके बाद दूसरे खेत में चला जाता है। आपके पास है क्या उसको पकड़ने के लिए? अब बताइए GCHQ या CIA क्या कर लेगी जो हमारी पुलिस नहीं कर रही? यानी आप कह रहे हैं अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया तो भगवान ही मालिक है, आपका पैसा नहीं आएगा वापस। नहीं, आता है, वो कैसे आता है वो मैं बता दूं। दो तरीके हैं सर। सबसे पहले तो जैसे ही फ्रॉड हो गया, यदि आपने उसको 1930 पे रिपोर्ट कर दिया इमीडिएटली, इसीलिए तो कह रहा हूं कि साइबर क्राइम रियल टाइम में हो रहा है, तो क्रिमिनल भी रियल टाइम में ही पकड़ा जाएगा और रिकवरी भी रियल टाइम में होगी। यदि आप बैठ गए और आप कह रहे हैं हम थाने जाएंगे, रिपोर्ट करेंगे, फिर कुछ नहीं होना। 2-3 दिन निकल गए, फिर आपका केस खत्म। अब आप पुलिस कुछ भी कर लेगी, ना तो वो बंदा वहां बैठा है, ना उस अकाउंट में पैसा है, तो फिर रिलीफ कहां से मिलेगी आप? तो आपने क्या करना है, यदि आपने तुरंत रिपोर्ट कर दिया 1930 पर, जो कि इसीलिए हेल्पलाइन बनाई गई है गृह मंत्रालय की, वो हेल्पलाइन को पावर है कि वो किसी भी अकाउंट को फ्रीज कर देगी। जिस अकाउंट में पैसा गया होगा वो अकाउंट तुरंत फ्रीज हो जाएगा। जैसे ही वो फ्रीज हुआ, आपका पैसा वापस आ जाएगा। अब आपका पैसा कहीं कोई निकाल ही नहीं सकता। इतना सिंपल लॉजिक है। आप एक ईमेल अपने बैंक को कर दें कि भाई इस पर मैं डिस्प्यूट रेज कर रहा हूं, मेरा पैसा निकलना नहीं चाहिए। ये प्रोसेस इसीलिए बनाया गया था और इसी प्रोसेस से जो पैसा रिकवरी हो रही है वो इसी प्रोसेस से हो रही है। अभी आप रिपोर्ट देख लीजिए, अभी पार्लियामेंट में भी रिपोर्ट पेश हुई है कि कितना पैसा रिकवर हुआ है। वो पैसा 1930 की मदद से ही रिकवर होता है, लेकिन 1930 भी नहीं पता लोगों को, वो उसको भी नहीं कॉल करते, वो सीधे थाने पहुंच जाते हैं कि भैया पुलिस वाले मदद करेंगे, पकड़ के लाएंगे उस बंदे को। पकड़ने वाला प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उससे पहले आप उस अकाउंट को फ्रीज करा दें। जैसे वो लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 जहां भी पैसा मूव हो रहा है, हर जगह फ्रीज हो गया, पैसा फिर सर अपने आप वापस आता। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका जो पैसे वापस लाने का है वो है कि हाँ भाई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। पुलिस क्या करती है कि बहुत सारे जो केसेस हो गए उनका डेटा कलेक्ट करती है, देखती है कॉल आ कहां से रहे, ये हॉटस्पॉट कहां मशरूम हो रहा है। उस हॉटस्पॉट को जाके ह्यूमन इंटेल पे लगा देते हैं, वहां लोग भेजे जाते हैं, देखा जाते हैं कि कौन लोग एक्टिव है वहां, और उसके बाद एक दिन जाके रेड डाली जाती है। जब रेड डालते हैं तो वहां पर हमें फिर बंदे पकड़ में आते हैं, वहां पर उनके पास पैसा भी मिलता है, सिम कार्ड भी मिलते हैं, फोन भी मिलते हैं, और उसमें जो पैसा मिलता है वो पैसा फिर रिकवरी होकर जो भी विक्टिम है उनको दिया जाता है। ये दूसरा तरीका है। लेकिन होता क्या है सर कि जिन लोगों को हम पकड़ते हैं और जो लोग क्राइम करते हैं उनको मैप कर पाना कि इसी बंदे ने क्राइम किया था बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके नाम पर कुछ नहीं होता, उसके नाम पर ना सिम है ना बैंक अकाउंट है। तो हमारे लिए कोर्ट में ये प्रूव करना विद एविडेंस कि नहीं यही बंदा था जिसने इनको लूटा है, जबकि इसके पास पैसे हैं, इतना आसान नहीं होता। इसलिए बहुत सारी कोर्ट प्रोसीडिंग बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मैं इसलिए समझा रहा हूं कि जब मैंने स्टेटमेंट दिया कि मुस्ताद भी कुछ नहीं कर सकती, उसका कारण ये है सर। बहुत अच्छे तरीके से आपने संचार साथी और साइबर फ्रॉड को समझाया है। मैं एक और टॉपिक को यहां पर टच करना चाहूंगा। जो संसद शुरू होते ही सरकार ने एक बात को स्वीकार किया जो बड़ी खतरनाक बात है। सरकार ने माना कि देश भर के एयरपोर्ट्स पर साइबर अटैक हुए हैं, विमानों को गलत सिग्नल मिले हैं, और इससे पिछले महीने दिल्ली में 800 फ्लाइट लेट हुई। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम, जिसे AMSS कहा जाता है, 7 नवंबर को छेड़छाड़ हुई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने, सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने कहा, राज्यसभा में इस बात को स्वीकार किया है और बताया है कि इस वजह से प्लेन को गलत सिग्नल मिले, GPS स्पूफिंग इसे कहा जाता है। और 7 नवंबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन 12 घंटे से ज्यादा प्रभावित हुआ। 800 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स देरी से उड़ी, 20 को रद्द करना पड़ गया। ये गलत सिग्नल अगर पायलट को मिलते रहें तो आपकी जान पर खतरा हो सकता है। आप हवा में हैं, आसमान में हैं, 200-250 लोगों की जान की जिम्मेदारी उस पायलट पर है जिसे गलत सिग्नल मिल रहे हैं। उसे कहां पर प्लेन उड़ाना है, कहां पर लैंड करना है, रनवे कहां है, सिग्नल सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसे कैसे पता चलेगा? अमित जी, ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है। आपके बैंक अकाउंट से पैसे चले गए तो शायद आप फिर कमा लेंगे, आपकी जान चली गई तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। ये हो कि ये GPS स्पूफिंग क्या है और ये अचानक से पूरे भारत में कैसे बढ़ गई है? देखिए, ये पहले तो भारत में नहीं विश्व में ये कंप्लेंट आई है। ईरान के ऊपर एक फ्लाइंग जोन है, जब वहां से फ्लाइट निकलती थी अभी 2 साल पहले ही, तो GPS सिग्नल बंद हो जाता था या स्पूफिंग होती थी। लेकिन मैं सबकी जानकारी के लिए बता दूं,
कि घबराने की जरूरत नहीं है। जो फ्लाइट होती है वो किसी एक जीपीएस सिग्नल पे नहीं चलती है, उसके अंदर 2 बैकअप ऑप्शन होते हैं। जो पिछला रूट उसने लिया है उस रूट को फॉलो कर लेगी थी, जीपीएस सिग्नल नहीं मिल रहा उसको। इसके अलावा एक और असिस्टेंट नेविगेशन सिस्टम होता है। तो 3 तरह के डायरेक्शनल सिस्टम होते हैं उसके पास, उसके बेस पे वो नेविगेट करती है। तो यदि जीपीएस अचानक से गड़बड़ कर गया या मैनिपुलेट हो गया या स्पूफ हो गया या कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो वो तुरंत चेक करते हैं नियरेस्ट कंट्रोल टावर से या सपोर्ट सिस्टम से कि भाई ऐसा कुछ रिपोर्ट हो रही है, क्या किया जाए। और वो फिर गाइड करते हैं कि आप ऐसा कीजिए, जो असिस्टेंट नेविगेशन सिस्टम उसको फॉलो कीजिए या जो प्री रूट है उससे चले आइए। आप इतना भी खतरनाक नहीं है कि जीपीएस बंद हुआ तो अचानक से एकदम पैनिक हो जाएगा, क्योंकि इस हिसाब से सिस्टम डिजाइन है। हाँ, लेकिन यदि ऐसा हो रहा है तो वो खतरनाक जरूर है, क्योंकि वो कई बार पायलट उसमें गलती कर सकता है और उस गलती की वजह से, बिल्कुल आपने सही कहा, लोगों की जान भी जा सकती है। तो ये चीज जब एयरपोर्ट पर महसूस की गई, 3 तरीके से महसूस की गई कि लोगों को सिग्नल मिले ही नहीं, जैमर की तरह सिचुएशन आई, वो सिग्नल ही नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है कोई ऐसी सेम फ्रीक्वेंसी पर हाई पावर सिग्नल भेजा जा रहा है जिससे वो जैम हो रहा है। दूसरा स्पूफ भी हुआ। स्पूफ ये होता है सर कि मैं सिग्नल ऐसा दे दूं कि आपको कोई और लोकेशन दिखने लगे और उसके बाद आप उस लोकेशन को फॉलो कर लें। तो आप पता है कि यदि आप, जैसे आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि गूगल मैप पर कुछ लोग फॉलो करते गए और ब्रिज के ऊपर से गिर गए, वो सिचुएशन भी आ सकती है, वो स्पूफिंग के कारण आती है। और तीसरा ऐसा भी होता है कि आपको कहीं और ले जाया जाए, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ एयरलाइंस हवा में गायब हो गई और उनका पता नहीं हुआ। तो ये सारी सिचुएशन स्पूफिंग के कारण होती है। कई बार कुछ हैकर्स ने डेमोन्स्ट्रेट भी किया है, और जैसा मैंने आपको बताया कि ईरान के फ्लाइंग जोन पर ये तो कंप्लेन भी हुआ था और भी जगह हुआ है। तो ये सीरियस इशू था, इसलिए इस पर एक टास्क फोर्स बनाया गया है। अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक साइबर टास्क फोर्स बनाया है, जिसका काम ही सिर्फ ये होगा कि वो सारे तरीके जिनसे कि कोई भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल प्रभावित हो सकता है या फ्लाइंग नेविगेशन सिस्टम प्रभावित हो सकता है या कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम डिसरप्ट या स्पूफ हो सकता है, उसको रेगुलरली चेक करें, रिपोर्ट करें और काउंटर मेजर तैयार रखें। इसके लिए पूरा एक सिस्टम खड़ा करने की पर सर तैयारी ये की गई है। और स्पूफिंग ये कर सिस्टम कौन सकता है? मतलब इसके लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी, कैसे इक्विपमेंट चाहिए? और इतने सारे एयरपोर्ट पर ये एक साथ हो रहा है। 7 एयरपोर्ट की बात तो सरकार ने कबूल कर ली है और 800 फ्लाइट्स इसकी वजह से पिछले महीने डीले हुई हैं। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, जाहिर सी बात है। और आपने कहा सिर्फ भारत में नहीं हो रहा, दुनिया भर में हो रहा है। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए, इक्विपमेंट भी चाहिए, और इतने बड़े पैमाने पर इसे करने के लिए कोई टीम भी होनी चाहिए, कुछ लोग होने चाहिए जिनके पास इतना पैसा भी है, टाइम भी है, टेक्नोलॉजी भी है, इक्विपमेंट भी है। देखिए, इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं वो वेल फंडेड ग्रुप्स होते हैं। जो भी, आपकी बात बिल्कुल सही है, कोई चलते फिरते ये काम नहीं कर सकता, इतना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए पूरा एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है और वो जांच चल रही है। वो पता किया जाएगा कि कौन लोग आए, किन पर शक किया जा सकता है, किस तरीके से किया गया होगा। ये तो मैं इस पर नहीं बोल सकता, लेकिन ये तय है, जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है कि ये कोई सस्ता सौदा नहीं है। इसके पीछे लाखों करोड़ों का क्या इन्वेस्टमेंट होता है। तब आतंकवादी जाके संगठन भी हो सकते हैं? क्योंकि उनके लिए बहुत आसान है। अब जाहिर सी बात है कि कहीं जाकर बम ब्लास्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जीपीएफ स्पूपिंग से अगर किसी प्लेन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ये आसान काम है। बिल्कुल। और आतंकवादी संगठन ही अक्सर ऐसा करते हैं, और कोई ऑर्गेनाइजेशन या इस तरह की पावर नक्सलाइट लोगों के पास भी नहीं हो सकती। ये डेफिनेटली वो है जो लोग किसी देश के द्वारा फंडेड है, और वो ऐसे ग्रुप सिर्फ आतंकवादी संगठन होते हैं या एपीटी ग्रुप्स होते हैं, जो एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप्स होते हैं, वो हैकिंग ग्रुप्स होते हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग उठाते हैं उस देश से और फिर वो दूसरे देशों में इस तरह के ऑपरेशन अंजाम देते हैं। तो इस तरह की चीजें डेफिनेटली लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही हो सकती हैं। और ये जो जांच चल रही है, इसका भी शक यही है कि कोई वेल फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है जो, लेकिन आप कह रहे हैं कि फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक सिग्नल पर हम डिपेंडेंट नहीं है और 2 सिस्टम और भी होते हैं। इस तरह से 3 कुल मिलाकर सिस्टम है। आपको एक जगह से गलत सिग्नल मिल भी गया तो भी एटीसी से लगातार बातचीत होती रहती है। आप सेफ रहेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है। डेफिनेटली इतना बड़ा खतरा नहीं हो कि ऐसा नहीं हुआ अभी तक किसी जीपीएस सिग्नल के स्पूफ होने से कोई फ्लाइट को कोई नुकसान हुआ हो। हुए, कई बार स्पूफ हुए हैं, रिपोर्टिंग भी हुई है और उसके बाद एक करेक्टिव एक्शन लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतने अच्छे तरीके से आपने संचार साथी के बारे में और जीपीएस स्पूफिंग के बारे में समझाया है। मेरा मानना है कि हमारे दर्शकों को पूरी क्लैरिटी आज संचार साथी पर मिल गई होगी, और अगली बार फ्लाइट में सफर करने से पहले या जीपीएस स्पूफिंग का नाम सुनकर अब वो डरेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। छोटा सा ब्रेक।